गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अभी क्लासें चल रही हैं, जिसमें हमने 2 यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। आज हम तीसरी यूनिट का सिलेबस डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद हम तीसरी यूनिट का चैप्टर बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैव अकार्बनिक रसायन, इसमें कौन कौन से आपको टॉपिक देखने हैं। एसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट इन बायोलॉजिकल प्रोसेस और मेटालोपाइफोरिन्स, धात्विक पोरफायरिन क्या होती हैं उसके बारे में देखना है, विथ स्पेशल रेफरेंस टू हीमोग्लोबिन के अंदर एंड मायोग्लोबिन के अंदर इस पोरफायरिन रिंग के बारे में आपको पढ़ना है। फिर देखना है बायोलॉजिकल रोल क्या होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल, सारे मृदा धातुओं का जो बायोलॉजिकल रोल क्या है वो देखना है। और साथ में स्पेक्ट्रल रेफरेंस टू कैल्शियम का क्या रोल है, वो सारी बातें आपको इस बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैव अकार्बनिक रसायन में डिस्कस करना है। इसके बाद जो चैप्टर रहेगा इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स, इसमें ईएमएफ मेजर करना है आपको, पीएच डिटर्मिनेशन यूजिंग हाइड्रोजन द्वारा पीएच, हाइड्रोजन ग्लास द्वारा आपको पीएच ज्ञात करनी है, क्वीन हाइड्रीन और एंटीमनी एंड कैलामल इलेक्ट्रोड्स, इनके बारे में पढ़ना है। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन क्या होता है इस चैप्टर को पढ़ना है। इसमें थ्योरी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन क्या होती हैं वो देखेंगे, और थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होती हैं उसके बारे में इन सारे टॉपिकों का हम अध्ययन करेंगे वन बाय वन। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इससे पहले हमने इस चैनल पर 2 यूनिट कंप्लीट कर ली हैं और उनका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूंगा, जो आप वहां से जाके उन वीडियो को देख सकते हो। आज का नया चैप्टर है जैव अकार्बनिक रसायन। जैव अकार्बनिक रसायन क्या होता है वो देखते हैं। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। बायो मीन्स होता है बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें प्रोटीन एंजाइम होते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है इनऑर्गेनिक रिएक्शनें। जितने भी मेटल्स हैं इनका जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या रिएक्टिविटी होती है, उनकी एक्टिविटी क्या है, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न अकार्बनिक तत्व और उनके यौगिक, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स आदि की विभिन्न जैविक कार्यों में क्या रोल है उनका अध्ययन करना ही जैव अकार्बनिक रसायन कहलाता है। जो जैव अकार्बनिक रसायन होता है वो हमारे जीवन के रसायन से संबंधित होता है। इसमें हम जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं उनमें इनऑर्गेनिक वाले जो एलिमेंट होते हैं उनकी क्या उपयोगिता है और उनकी स्ट्रक्चर क्या है, इन सभी बातों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के लिए इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट होते हैं वो लगभग 25 आवश्यक तत्व होते हैं, जिसमें धातुएं होती हैं सोडियम,
पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम और टिन। इसी तरह से जो अधातुएं होती हैं उनमें हाइड्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे लगभग 25 तत्व जो मनुष्य के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। इनमें से 13 मेटल्स होते हैं जो जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है हमारे शरीर के लिए, और किसी के लिए ज़्यादा मात्रा में जो आवश्यकता होती हैं। जिन तत्वों की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता है उनको हम बल्क मेटल्स कहेंगे, और जिसकी हमें थोड़ी बहुत मात्रा में आवश्यकता है वो ट्रेस मेटल सूक्ष्म तत्व कहलाते हैं। जिसमें आएंगे तो जो सूक्ष्म तत्व हैं वो कौन से हैं, तो वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, टिन, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, ये जो सारे एलिमेंट होते हैं वो ट्रेस मेटल कहलाएंगे, जो अपने मानव स्वास्थ्य के लिए कम मात्रा में इनकी ज़रूरत होती है। जो बल्क मेटल्स होते हैं जिनकी हमारे शरीर में ज़्यादा आवश्यकता होती हैं वो हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इन्हीं के साथ में कुछ अधातु तत्व होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, जैसे आयोडीन, सिलिकॉन, फ्लोरीन, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन भी हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। आयोडीन जो होती हैं वो थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक होती हैं। फ्लोरीन हमारे दांतों के एनिमल को मजबूत बनाए रखता है, और साथ में जो ब्रोमीन होता है ये बोरोन होता है जो हरे सेवा तथा जो बड़े पौधे होते हैं उनमें देखने को मिलता है, उनके लिए ये आवश्यक होता है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनको हमें इनकी आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम अनावश्यक तत्व भी कहते हैं, जैसे ब्रोमीन हुआ, बोरोन हुआ, सिलिकॉन हुआ, आर्सेनिक हुआ, निकल, एल्यूमिनियम, टिन, वेनेडियम, टाइटेनियम। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे लिए बहुत कम या न के बराबर इनकी आवश्यकता होती है। अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं जैव धात्विक अणु क्या होते हैं वो देखते हैं। जैव धात्विक अणु मेटालो बायोमोलिक्यूल्स ये क्या होते हैं वो देखते हैं। वे अणु जो एक या एक से अधिक धातु तत्वों को धारित करते हैं उन्हें हम जैव धात्विक अणु कहते हैं। जैसे पोरफायरिन्स मॉलिक्यूल होता है, और ये अगर आयरन को धारित कर रहा है तो उस स्थिति में ये हीमोग्लोबिन के अंदर मेन कंपाउंड का काम करता है, और ये एक तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। तो इन्हीं को हम जैव धात्विक अणु कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो रिंग है वो पोरफायरिन मॉलिक्यूल्स होता है, उनकी रिंग होती है। इसको डिस्कस करते हैं हम। मेटालो पोरफायरिन्स क्या होता है। पोरफायरिन समूह एक जटिल संरचना वाला कंपाउंड होता है, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है इसकी, और इस वजह से इसमें 4 नाइट्रोजन परमाणु की एक रिंग होती है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, तो जो 4 नाइट्रोजन परमाणु की ये जो रिंग होती हैं उनमें एक धातु परमाणु के समायोजन से जो प्राप्त संरचना होती हैं उन्हें हम धात्विक पोरफायरिन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आयरन आ गया तो ये जो हीमोग्लोबिन का कार्य करेगा। जो मेन जो रिंग होती हैं वो पोरफायरिन मॉलिक्यूल्स कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये रिंग है इसको किस तरह से बनाते हैं उसको पहले हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद इन सभी टॉपिकों को हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। पोरफायरिन समूह
एक जटिल संरचना वाला यौगिक होता है जिसमें 4 नाइट्रोजन परमाणु की वलय में एक धातु परमाणु के समायोजन से जो स्ट्रक्चर जो कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है उन्हीं को हम धात्विक पोरफायरिन कहते हैं, मेटालोपोरफायरिन्स कहेंगे। तो ये जो पोरफायरिन मॉलिक्यूल्स होता है ये किसी मेटल को अपने अंदर धारित करने की क्षमता रखता है, अपने अंदर समायोजित करने की क्षमता रखता है। और इसके बाद इसमें जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उनमें जैविक क्रियाएं संपन्न करने में, अपने इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करने में, इस तरह के ये काम करने में सक्षम हो जाता है, जो हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी यूजफुल होता है। जैसे ये जो कंपाउंड होते हैं वो हीमोग्लोबिन हुआ, क्लोरोफिल है, मायोग्लोबिन है, साइटोक्रोम है, इन सभी के अंदर ये रिंग देखने को मिलती हैं। इस स्ट्रक्चर को आप किस तरह से बनाओगे वो सबसे पहले आप देखो, यहाँ से आपको 4 नाइट्रोजन लिख देने हैं इस तरह से, ठीक है। इसके बाद ये 5 वलय वाली 5 एलिमेंट वाली स्ट्रक्चर बनानी है। इस तरह से आपको ये संरचना बना लेनी है। ये पायरोल होता है, इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनानी है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से ये जो नाइट्रोजन ग्रुप है इसके जस्ट पास वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है, और इस तरह से आपको जोड़ देना है। ध्यान से देखना आप, ताकि आप भी इस स्ट्रक्चर को इजी वे में बनाना सीख जाओगे, ठीक है, और याद भी आसानी से रह जाएगी। अब यहाँ ये जो स्ट्रक्चर बननी है, इसके बाद आप क्या करो कि यहाँ से स्टार्ट करो कि यहाँ डबल बॉन्ड लगा रहा हूँ, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, समझ में आ रहा है। फिर सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक, सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, फिर वापस ये डबल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, वापस ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर को आसानी से बना सकते हो। अब यहाँ पर देखो, ये जो है ना, इस नाइट्रोजन के पास देखो कि एक एक सिंगल बॉन्ड है, तो इस वाले नाइट्रोजन के पास आप लगा दो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये जो जिनके पास में डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन के पास में, इनके पास आप बिठा दो लोन पेयर। समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से आप इस पोरफायरिन रिंग को इजी वे में बना सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर देखो, इसके बारे में अपन देखते हैं कि क्या क्या है। यहाँ पर देखो कि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 पायरोल रिंग स्थिति प्रेजेंट होती है। जो पोरफायरिन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर 4 पायरोल रिंग होती हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा कि ये इसके अंदर 4 पायरोल रिंग प्रेजेंट होती हैं। अब ये देखो कि ये अल्फा हाइड्रोजन से आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो इससे ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये आपस में अल्फा कार्बन से जुड़े होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। साथ में ये जो बीच वाली जो स्थिति है इसको हम मिथाइन बोलते हैं। ये जो ब्रिज बन रहा है इसको मिथाइन कहेंगे। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये इंटरलिंक्ड होता है बाय मिथाइलिन ब्रिज से, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब साथ में देखो कि इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपन काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 11 तो ये, और इनके पास में ये इस नाइट्रोजन के पास में एक एक लोन पेयर प्रेजेंट हो। इस तरह से 13 बॉन्ड बने। तो यानी कि इसके अंदर जो 26 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो ये 26 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट होता है।
साथ में देखो कि इसके जो 26 पाई इलेक्ट्रॉन है उसमें से जो 18 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही प्लेन के अंदर होते हैं, इसलिए ये समतलीय होते हैं। तो इस वजह से यह जो कंपाउंड होता है वो एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। अब यहाँ पर देखो इसके अलावा ये जो पोरफायरिन रिंग होती हैं ये एसिडिक और बेसिक नेचर शो करती है, अम्लीय और क्षारीय गुण प्रदर्शित करती हैं। यहाँ पर देखो ये जो दो हाइड्रोजन है इसको अगर आप रिमूव कर देते हो तो उस स्थिति में हाइड्रोजनों का हटना क्या कहलाएगा, एसिड। तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर इनके पास में अगर ये लोन पेयर हैं और ये किसी दूसरे ग्रुप को देता है तो उस स्थिति में ये बेसिक नेचर शो कर सकता है। तो जो पोरफायरिन रिंग होती हैं वो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करती हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो तो यहाँ ये जो पोरफायरिन रिंग है इसमें आप देखो कि ये जो रिंग है ना इसके अंदर 5 तत्व है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 एलिमेंट होते हैं। कितने होते हैं, 5। तो 1 2 3 4 ऐसी कितनी रिंग हो गई, 4 रिंग होती हैं जिसके पास में 5 मेंबर सदस्य वाली 4 रिंग होती हैं। इसी के साथ में अगर यहाँ पर कोई मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ, है ना, कोई भी मेटल जोड़ दिया तो उस स्थिति में ये आपस में लिंक हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये 4 ऐसी 4 स्ट्रक्चर बनेगी। तो 4 यहाँ पर 6 मेंबर रिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक पोरफायरिन अणु में 4 5 सदस्य व 4 6 सदस्य वाली रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है और आपको ये पोरफायरिन रिंग किस तरह से बनाते हैं आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा कुछ अन्य संरचनाएं हैं जो यहाँ पर बना रखी हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी है, क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल के अंदर जो पोरफायरिन रिंग होती हैं उनको हम क्लोरीन के नाम से जानते हैं। इसी तरह से विटामिन B12 के अंदर जो रिंग होती हैं उनको हम कोरिन कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो सेम स्ट्रक्चर है, इसमें केवल आपको एक जो 5 सदस्य वाली जो रिंग है उसमें से एक बॉन्ड को हटा देना है और जो आपके पास में जो क्लोरीन है उसकी आपको रिंग प्राप्त हो जाएगी, पोरफायरिन रिंग मिल जाएगी। ठीक, इसके बाद देखो विटामिन B12 के अंदर ये 5 बल्ले वाली ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कोरिन कहते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये जो रिंग है ना ये सेम है, लेकिन यहाँ पर एक जगह डायरेक्ट जोड़ देना और इसके बाद जो डबल बॉन्डिंग करनी है वो आप बाहर की तरफ मत करना। तो इजी वे में आपको याद रह जाएगी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ए को आपको पूरा का पूरा छोड़ देना है, डबल बॉन्डिंग नहीं करनी है। इस तरह से जो विटामिन B12 के अंदर जो रिंग होती है वो कोरिन होती हैं। ठीक है, और ये जो पोरफायरिन रिंग होती हैं वो किन किन जो कंपाउंड होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। ये हीमोग्लोबिन के अंदर, मायोग्लोबिन के अंदर, क्लोरोफिल के अंदर और साइटोक्रोम C के अंदर, है ना, साइटोक्रोम C के अंदर ये जो धातु पोरफायरिन रिंग हमें देखने को मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको ये आज वाली जो जैव अकार्बनिक रसायन वाली क्लास समझ में आई होगी। आप इन क्लासों को अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें, उनको जोड़ें और आप सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर किया करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम एक अच्छी से अच्छी क्लास आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। साथ में मैं इनका जो पुराने वीडियो हैं उन सभी का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूँगा ताकि आप उनको आसानी से देख सकें। ओके, थैंक यू।